प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम तनक़ीद का अहम दबिस्तान तासुराती तनक़ीद से मुताल्लिक़ जो है गुफ्तगू हम करेंगे। इससे कबल हमने तनक़ीद के उसूल लो पर जो है मुताला किया था, जिसमें दो चीज़ें अहम थी, मवाद और हैयत। वो आपको बखूबी याद हो गई है। तो हम शुरू करते हैं तासुराती तनक़ीद। और इससे कबल मैं आपको बता दूँ कि शेर व अदब की तख्लीक़ में तारीख़, तहज़ीब, अहद व माहौल, इक़्तिसादी हालात, फ़नकार की शख्सियत, उसकी शख्सियत के नामालूम गोशे और उन जैसे न जाने कितने अवामिल कार फरमा रहते हैं। अगर फ़न पारे पर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से रोशनी न डाली जाए तो उसके तमाम पहलू उजागर नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है कि तनक़ीद का हक़ वही अदा कर सकता है जिसका मुताल्ला वसी हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा उलूम पर गहरी नज़र रखता हो। बक़ौल एक मुफ़क्किर के ये ज़रूरी है कि नक़ाद के जहन में बहुत से जहनों की सलाहियतें जमा हो गई हों, मगर तख़शीस के इस दौर में ये बात तकरीबन नामुमकिन है। चुनांचे नाक़दीन अपनी अपनी इस्तिदाद और दिलचस्पी के मुताबिक अदब को परखते हैं। मसलन कोई उस नुक्ताए नज़र से किसी तख्लीक़ का मुताला करता है कि उससे हमारे जहन पर किस किस्म के तासुरात मुरत्तिब होते हैं। कोई उन असबाब की जुस्तजू करता है जिन्होंने किसी फ़न पारे को दिलकशी अता की। किसी की तसनीफ़ के आईने में मुसन्निफ़ की शख्सियत का अक्स नज़र आता है तो किसी की तवज्जो फ़नकार के नज़रिए पर मरकूज़ रहती है। इस तरह तनक़ीद के मुख्तलिफ़ दबिस्तान वजूद में आते हैं। किसी एक ज़ाविये से अदब का मुताला करने वाले नक़ादों को यकजा कर दिया जाए तो ये एक दबिस्तान कहलाएगा। यानी उस जो है जहन वाले जो लोग हैं या जिस नज़रिए वाले जो लोग हैं उनको एक जगह अगर हम यकजा कर लेंगे तो वो दबिस्तान कहलाता है, और या वो एक अलग तरह का जो है गोशा हो जाता है। तनक़ीद के मुख्तलिफ़ दबिस्तानों में जिनमें से सबसे अहम दबिस्तान जो है वो है तासुराती दबिस्तान। तासुराती तनक़ीद में वॉल्टर पीटर का कौल है कि तनक़ीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वो उन्हें उसके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। तो ये वॉल्टर पीटर ने जो है कहा है। तो ये तासुरात बयान करना ही तासुराती तनक़ीद में जो है शुमार होता है। बाज़ लोग जमालियाती तनक़ीद और तासुराती तनक़ीद को एक ही चीज़ ख़याल करते हैं। अब यहाँ पर बात आप नोट करिए कि जमालियाती तनक़ीद अलग है और तासुराती तनक़ीद अलग है, और दोनों में जो फ़र्क है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं कि वो दोनों ही जो है एक ही हैं, ये गलत ख्याल है। दोनों में कुछ ख़ुसूसियात मुश्तरक ज़रूर हैं, यानी यकसा एक जैसी ज़रूर है, मगर दोनों का तरीक़ा-ए-कार जुदागाना है। ये गलतफ़हमी इसलिए पैदा होती है कि जमालियाती तनक़ीद में भी तासुरात को अहमियत दी जाती है, उसके अलावा भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन फ़र्क इतना है कि जमालियाती तनक़ीद में सिर्फ तासुरात ही सब कुछ नहीं होता है, उसके सिवा भी बहुत कुछ है। तासुराती तनक़ीद अदब का सिर्फ एक रुख से मुताला करती है और फ़कत ये देखती है कि किसी फ़न पारे से जहन पर क्या तासुरात मुरत्तिब होते हैं। अगर खुशगवार असर पड़ता है तो यकीनन वो फ़न पारा जो है काबिल क़द्र है। तो आप समझ गए कि जमालियाती तनक़ीद में तासुराती तनक़ीद जो है एक अंसुर है, उसमें देखा जाता है, लेकिन हम उस दोनों को एक यकसा या एक में नहीं मान सकते हैं। तासुराती तनक़ीद के अपने अलग उसूल हैं, जमालियाती तनक़ीद के अपने अलग उसूल हैं। तासुराती तनक़ीद में वॉल्टर पीटर का नाम बहुत अहम है। उसने कहा है कि किसी अदबी तख्लीक़ को परखने का पैमाना सिर्फ़ ये हो सकता है कि उसके मुताले से जहन पर किसी किस्म का असर हुआ। किस किस्म का असर हुआ यानी जहन पर जो है क्या असर हुआ, है ना। स्पिंगारन का ख़याल है कि किसी फ़न पारे से तासुरात कबूल करके उनका इजहार कर देना ही तनक़ीद निगार की ज़िम्मेदारी है। उसका नमूना वो इस अल्फाज में पेश करते हैं। ये एक दिलकश नज़्म है, इसे पढ़कर मेरे दिल में मसरत की एक लहर सी दौड़ गई, है ना। बस इतना बता देना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। कितनी बड़ी बात कही है कि एक नज़्म जो है वो मैंने पढ़ी और उससे मेरे दिल में मसरत और एक लहर सी दौड़ गई, बस हो गई तासुराती तनक़ीद। क्योंकि उसको पढ़ने से उसके दिल पर, उसके जहन पर जो है क्या असर हुआ, वो किस तरह से उससे मुतासिर हुआ है।
تو وہ اس نے بیان کر دیا ہے. تو بس اتنا بتا دینا ہی کافی ہے. وہ تاثراتی تنقید میں شمار کیا جاتا ہے. اسپنگ آرن شاعری کی افادیت اور مقصدیت کا مخالفت ہے. اس کی رائے میں نظم نہ اخلاقی ہے نہ غیر اخلاقی، وہ صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہوتی ہے. اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ تاثرات کے معاملے میں حساس ہوں اور ان کا اظہار کرنے پر بھی قادر ہوں تو ہم میں سے ہر شخص ایک ایسی نئی کتاب کی تخلیق کرے گا جو اس کتاب کی جگہ لے لے گی جس کے ذریعے سے ہم نے وہ تاثرات حاصل کیے تھے. اس لیے اسپنگ آرن تاثراتی تنقید کو دو نام دیتے ہیں، جدید تنقید اور تخلیقی تنقید. تو یہ جو سوال ہے وہ آپ کے لیے معروضی سوال یا جو ہے ون ورڈ سوال جو ہے بن سکتا ہے کہ اسپنگ آرن نے تاثراتی تنقید کو کن دو ناموں سے موسوم کیا ہے. تو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے. والٹر پیٹر اور اسپنگ آرن کے ساتھ تیسرا اہم نام آسکر وائلڈ کا بھی ہے. ان تینوں نے تاثراتی تنقید کے دبستان کی بنیاد کو مستحکم کیا. اہم نام آئیں گے یہ تاثراتی نقادوں میں، والٹر پیٹر، اسپنگ آرن اور آسکر وائلڈ. ٹھیک ہے. اس کی رائے ہے کہ تنقید کے دوسرے دبستان ادب کے ساتھ انصاف نہ کر سکے. کس نے کہا یہ؟ جو ہے اسپنگ آرن نے جو ہے